Hello students, now we are starting our next topic, that is comparison between electrostatic force and gravitational force. अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें क्या है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमारा आता है कि इसमें भाई सिमिलरिटीज क्या होती हैं। सिमिलरिटीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहली सिमिलरिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करना मतलब आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होता है Q1 और Q2 चार्ज जब r डिस्टेंस पर रखे होते हैं, और तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू आता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। वहीं पर अगर m1 और m2 मास की दो बॉडीज हों, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो r, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां से हमें दो सिमिलरिटीज मिलती हैं। पहली सिमिलरिटीज क्या कि ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दैट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन मासेस। ऐसे ही अगली सिमिलरिटी क्या मिलती है यहाँ पर? दूसरी सिमिलरिटी, ये तो हमारी फर्स्ट सिमिलरिटी हो गई। सेकंड सिमिलरिटी क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के लिए। दिस इज आवर सेकंड प्रॉपर्टी। ये हमारी कैसी हो गई? सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। दो प्रॉपर्टी समझ में आती हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दोनों जो है वो इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करती हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ये दो इसमें सिमिलरिटीज हो गई। इसके बाद तीसरी सिमिलरिटी क्या होती है? दोनों सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। दीज बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो एक लाइन में लगता है जो कि सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करती है। मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में एक लाइन ज्वाइन करेंगे, इसी लाइन पर फोर्स लगेगा। दैट इज सेंट्रल फोर्स। इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। ऐसे ही इन दोनों के सेंटर पॉइंट्स के बीच को लाइन जो ज्वाइन करती है उसी लाइन पर फोर्स लगता है, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? दोनों में जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स कहलाता है। चौथा इसका पॉइंट आता है हमारा, फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स हमने इसके पहले 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है कि ऐसा फोर्स जिसकी वजह से जो वर्क डन हुआ है वो उसके पाथ पर डिपेंड ना करे। मतलब कोई भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं और उसमें होने वाला वर्क डन बॉडी के थ्रू ट्रेवल किए गए पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। फिफ्थ इसका पॉइंट आता है क्या? इसका फिफ्थ पॉइंट, एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या? ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो वैक्यूम में ऑपरेट किए जा सकते हैं। दोनों को क्या ऑपरेट किया जा सकता है? These both forces are operated in vacuum। इसके बाद आता है डिसिमिलरिटीज। क्या आता है? डिसिमिलरिटीज। अब डिसिमिलरिटीज क्या होती हैं इसकी? डिसिमिलरिटीज में मैं आपको बताऊंगा कि पहली डिसिमिलरिटी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव।
दूसरी ये हो गई फर्स्ट डिसिमिलरिटी, मतलब फर्स्ट डिसिमिलरिटी क्या हो गई, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ठीक है। दूसरी सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी क्या होती है कि भाई जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है, मतलब चार्जेस किस मीडियम में रखें इस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस किस मीडियम में रखें इस चीज पर डिपेंड नहीं करता। और इसका तीसरा पॉइंट आता है क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है। अब बड़ा होने का मतलब कि ये नहीं है कि भाई आप एक ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हो क्या मेरे मतलब दो प्लैनेट्स के बीच में और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हो दो छोटे छोटे चार्जेस के बीच में, तो वहां की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसी कंडीशन की जिसमें दो हमने चार्ज बॉडी ले ली, तो जब दो चार्ज बॉडी लेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा और उन बॉडीज हैं तो उनके अंदर मास भी होगा तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, तो वहां पर उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से छोटा होता है। समझ में आया कि मतलब, तो उसी चीज को हम यहाँ पर अब स्टडी करने वाले हैं। तो डिसिमिलरिटी यहाँ पर 3 ही होती हैं, सिमिलरिटी जिसमें हमने 4-5 आपको बता दी हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक ये से है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में हम कि विच इज स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो हमने अभी थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन इस चीज को हम समझ मतलब एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट अस कंसीडर ए इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन separated by 1 meter distance, then we know that mass of इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैंने एक प्रोटॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया, जी मेरा हो गया क्या प्रोटॉन और जी हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 1 मीटर। अब पहले मैं इसके कुछ कंक्लूजन लिख लेता हूं, भाई मुझे जो पता है वो वैल्यूज लिख लेता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वेरी गुड। इसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। अब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है, प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम एक और वैल्यू लिख लेते हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब जैसे मैंने दो देखे थे क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि अगर जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में क्या रहेगा, चार्ज है, ये दोनों, इन दोनों के अंदर चार्ज होगा तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो पहले देखेंगे नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं, एफ ई बराबर होता है 9 इंटू 10⁻⁹
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जिसे हम Fe से डिनोट कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें यहां की, तो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वैल्यू आ जाएगी किसकी, यहां पर एक चार्ज हो गया क्या इलेक्ट्रॉन और एक चार्ज हो गया प्रोटॉन, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 1 मीटर। तो यहां पर बन जाएगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19, और इंटू में एक और 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अपॉन में इसके में 1 भी रहेगा का स्क्वायर। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, नाउ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है, तो Fg की वैल्यू क्या होती है, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर G की वैल्यू मैंने पहले ही लिख दी है, m1 m2 क्या हो जाएंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, और डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर। तो Fg बराबर हमारा आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू में, चलो भाई वैल्यू लिखो वो दोनों वैल्यूज और हम लिख देते हैं यहाँ पर। पहली वैल्यू हम लिख रहे हैं क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 9.1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -31, और इंटू में 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, अपॉन में आ जाएगा 1 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। यहां पर हमने क्या किया, G की जगह वैल्यू आ गई और m1 m2 की वैल्यू भी हमने वहां पर पुट कर दी, उसके बाद हमने R की वैल्यू तो 1 है ही इन दोनों के बीच में। नाउ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपको पता हमेशा जब भी कोई दो चीजों को कंपैरिजन करना हो, हम दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर क्या आ गया, Fe अपॉन Fg बराबर, पहले तो Fe की वैल्यू ऊपर आएगी, यही देखो ये तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 बचा, ये वैल्यू लिख देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन, देखो 1 अपॉन में था उसको हटा दिया, लिखना जरूरी नहीं होता। अब नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स वाली वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। इसको सॉल्व करेंगे तो Fe अपॉन Fg बराबर आ जाएगा हमारा 2.27 इंटू 10 टू द पावर 31, और Fe बराबर अगर आप देखोगे तो 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39 Fg। That means Fe is very much greater than Fg. Electrostatic force is much greater than gravitational force acting between electron and proton. This is called comparison between electrostatic force and gravitational force.